न्यू दिल्ली, दोपहर 12 बजे। रश्मि अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी और कुछ सोच में डूबी हुई सी लग रही थी। रश्मि कुछ सोच ही रही थी कि इतने में उसके कमरे के दरवाजे पर एक बुर्के वाली औरत ने दस्तक दी और कहा, मैं अंदर आ जाऊं? दरवाजे पर दस्तक सुनते ही रश्मि ने दरवाजे की तरफ एक नजर से देखा। रश्मि, जी कौन? और फिर रश्मि की आवाज सुनकर एक बुर्के वाली औरत, जिसने कि एक हाथ में खाने की थाली उठा रखी थी और दूसरे हाथ में पानी का गिलास, अंदर चली आई और रश्मि से कहने लगी, जी मैं नैना, बाई जी ने आपके लिए खाना भिजवाया है और कहा है आपसे ये भी पूछा हूँ कि आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं कि नहीं। मतलब कि आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? उस बुर्के वाली औरत की इस बात का जवाब रश्मि ने एक झूठी मुस्कान के साथ दिया। जी नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ। नैना रश्मि के पास बैठते हुए, ये लीजिए खाना, आपको भूख लगी होगी। रश्मि को भूख तो बहुत ज्यादा लगी हुई थी, लेकिन उसका खाना खाने का भी मन नहीं था। रश्मि मना करते हुए, जी नहीं, मेरा अभी खाना खाने का मन नहीं है, आप ये सब ले जाइए। और रश्मि का यूं खाने के लिए मना कर देना शायद नैना को अच्छा नहीं लगा और उसने रश्मि के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए कहा, अरे खा लीजिए ना आप, पिछले 2 दिनों से यूं ही भूखे प्यासे पेट दौड़े भागे जा रही हैं। अब खा लीजिए, जरा सा तो खा लीजिए, वरना हमारे सरदार भी आपसे और हमसे खफा हो जाएंगे। इस खाने में कोई कमी है क्या? ठीक है, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। और वो बुर्के वाली औरत नैना जब इतना कुछ कहकर थाली उठाकर वहां से जाने लगी तो रश्मि ने उसे रोकते हुए कहा, अब जी रुकिए 1 मिनट, आप रहने दीजिए, लाइए मैं यही खा लेती हूँ, दीजिए। और रश्मि की ये बात सुनकर फिर उस बुर्के वाली औरत ने रश्मि की तरफ खुशी खुशी से थाली बढ़ा दी और हाथ में लिया पानी का गिलास नीचे रख दिया और खुद भी बेड पर उसके साथ बैठ गई और रश्मि को एक नजर देखने लगी। रश्मि ने भी फिर झुकी झुकी नजरों से रोटी का एक निवाला तोड़ा और सब्जी में डालकर खाने लगी और एक उस निवाले के बाद उस बुर्के वाली औरत नैना से सवाल करते हुए कहने लगी, अरे सच वो जो बुजुर्ग अंकल जी हमारे साथ आए हैं, उन्हें खाना दे दिया ना? नैना, जी हम आपसे पहले उन्हें ही खाना देने गए थे और उनके बाद ही आपके पास आए हैं। और ये सुनकर रश्मि को भी अब अच्छा लगा और वो थोड़ा थोड़ा खाने लगी और वो नैना यूं ही रश्मि को फिर से एक नजर देखने लगी, जैसे रश्मि का चेहरा उसे बड़ा भा गया हो। और फिर वो रश्मि से उसकी तारीफ करते हुए कहने लगी, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरती है आपकी, रघु भाई की पसंद को तो मानना पड़ेगा, हीरा ढूंढा है उन्होंने, हीरा। रश्मि, वैसे आपका नाम क्या है? फिर नैना ने भी जवाब देते हुए कहा, जी मेरा नाम है नैना। रश्मि, जी बहुत अच्छा नाम है आपका, वैसे आपने ये बुर्का क्यों डाला हुआ है? नैना, ये फैंसी सूट डालना, ये जीन्स वगैरह जैसे आप सबका कल्चर है, वैसे ही ये बुर्का हमारा कल्चर है। हम सब औरतें यहाँ बुर्का डाले ही घुमा करती हैं। वैसे आप लोग कितने आजाद हो ना, जो जी में आए वो करते हो, जी में आए वो पहनते हो। नैना की इन छोटी छोटी ख्वाहिशों से ये साफ लगता था कि नैना की उम्र यही कोई 23-24 साल के आसपास की है। और फिर रश्मि ने उससे ये सवाल कर ही डाला, वैसे नैना तुम्हारी एज कितनी है, उम्र कितनी है तुम्हारी? नैना, मेरी उम्र बस यही कोई 22 साल। रश्मि, क्या? अब लगता नहीं नैना कि तुम सिर्फ 22 साल की हो, यानी मुझसे 1 साल छोटी हो बस, और मैं ना जाने क्या क्या सोच रही थी। नैना, क्या सोच रही थी आप? रश्मि, अब कुछ नहीं, बस यही कि तुम्हारे शायद 2 बच्चे होंगे, ये वो बस। और इतना कहकर रश्मि फिर जोरों से हंसने लगी और उसे यूं हंसता देख नैना भी हंसने लगी। दोनों अब आपस में घुल मिल चुकी थी। इनकी बातों के साथ साथ
रश्मि का खाना भी पूरा हुआ और नैना रश्मि के झूठे बर्तन ले जाते हुए उससे कहने लगी, अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप सच में बहुत खूबसूरत हो। और इतना कहकर नैना वहां से चलती बनी और रश्मि भी अब खुश थी। उसका मूड अब पहले की तरह खराब नहीं था, लेकिन उसे जब भी रघु का ख्याल आता तो वो फिर से नाराज हो जाती, उदास हो जाती और बैठकर सोचने लगती कि आखिर उसका रघु है कहाँ। उधर वो दोनों, धानुष और समर, न्यू दिल्ली के रास्ते में थे। धानुष समर को कहीं खोया हुआ देखकर उससे पूछने लगा, क्या हुआ सर? अब क्या सोच रहे हैं आप? समर ख्यालों से बाहर आते हुए, कुछ नहीं बस समर, मैं ये सोच रहा था कि अगर रघु के पास इस वीडियो का बैकअप हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? धानुष, तो क्या सर? रघु और रश्मि को यूं भी हमें किसी भी हाल में पकड़ना ही है। जब वो दोनों हमारे हाथ लग जाएंगे तो बैकअप भी अपने आप ही मिल जाएगा। समर इस बार धानुष की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ और उसे समझाते हुए कहने लगा, नहीं रे बावले, ऐसा थोड़े होता है। जहां तक इस रघु को मैं जानता हूं, ये बड़ा कमीना आदमी है। अगर इसके पास इस चिप का दूसरा बैकअप हुआ ना, तो यकीन मान हमें वो बैकअप मुश्किल से ही मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर उसकी जान पर भी बनी ना तो इस बारे में कुछ बोलेगा नहीं। धानुष मुस्कुराते हुए, तो क्या सर, अगर अपनी जान बचाने के लिए नहीं बोलेगा तो अपनी रश्मि की जान बचाने के लिए तो बोलेगा ही, क्यों सर? समर हंसते हुए, ये बात तो सही कही तूने। रघु क्या फिर, रघु का तो अंग बोलेगा, पर अगर रघु नहीं बोलेगा तो उसका दोस्त सौरभ तो जरूर बोलेगा। धानुष, फिक्र मत कीजिए सर, जब एक दूसरे की जान पर बनेगी ना तब सभी बोलेंगे, बस एक बार हमारे हाथ लग जाए। वैसे सर जी, आपने प्लान क्या सोचा है? समर, अब तक तो कुछ नहीं भाई, तू बता अगर तेरे पास कोई तरीका हो तो, जिससे हम उन दोनों को आसानी से पकड़ सके। धानुष, जी जरूर। और इस तरह से दोनों अपने सफर में आगे बढ़ते गए। इधर धानी अपने घर में बैठी बस न्यूज ही देखी जा रही थी। धानी घर में बैठी न्यूज देख ही रही थी कि इतने में रश्मि के पापा भी घर में वापस आ गए और उनको इस तरह से परेशान देखकर धानी ने उनसे पूछते हुए कहा, क्या हुआ चौधरी साहब, इतना काहे परेशान हो रहे हो? रश्मि के पापा ने भी बाहर बरामदे में लगे झूले पर बैठते हुए कहा, शेर सिंह, होना क्या है रश्मि की मां? हमारी रश्मि नहीं मिल रही है। थारे को तो उसकी कोई फिक्र है नहीं, हमारी तो जान बसती थी ना उसमें। और तुम ये टीवी देख रही है ना, इसमें न्यूज देखी, देखो सौरभ को, और हो ना हो मन ने लग गया कि हमारी छोरी इसके साथ ही है, क्योंकि बहुत ही कमीना आदमी है, बहुत बड़ा। रश्मि के पापा का इतना गुस्सा देखकर धानी अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और रश्मि के पापा के साथ झूले पर आकर बैठ गई और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, ठंडा ठंडा खाओ रश्मि के पापा, ठंडा। गरम दिमाग जो है शैतान का दिमाग हुए है, ठंडा खाओ। और जहां तक बात है रश्मि की, तो मिल जावेगी वो भी। हमने सारे शहर की पुलिस उसकी तलाश में लगा रखी है, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। और धानी की ये बात सुनकर रश्मि के पापा ने और ज्यादा गुस्सा करते हुए धानी से कहा, क्या कर रही है थारी सारे शहर की पुलिस? हाँ, हमारी छोरी को घर से भागे हुए पूरे 3 दिन होने वाले हैं कल, और क्या कर रही है थारी पुलिस? हमारी छोरी जिंदा चाहिए, जिंदा। जब मैं थारी पुलिस और थारे प्रशासन के आसरे बैठा रहा ना, तो हमारी छोरी मारे को कदे वापस नहीं मिलनी। बात कर दिया हमारी पुलिस। और इतना कुछ कहकर रश्मि के पापा गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। और इधर धानी अब बैठकर सोचने लगी, ये क्या हो रहा है सब? सारा समर किसी काम का नहीं लग रहा मने तो। ये रश्मि के पापा ने रश्मि को जिंदा ढूंढ निकाला ना, तो कसम कुएं वाले पापा की, वो तो तुम्हारे को जिंदा ना छोड़ेंगे। और समर को करती हूँ कॉल। और अपने आप से इतना कुछ कहकर धानी भी वहां से उठ खड़ी हुई और छत पर जाती हुई समर को कॉल लगाने लगी। दूसरी तरफ से समर का मोबाइल बजने लगा
और समर ने जैसे ही धानी का नंबर देखा तो उसने तुरंत उसका कॉल पिक कर लिया और बोला। हाँ मैडम। दूसरी तरफ से धानी ने भी यहाँ वहाँ देखते हुए खामोशी से कहा। धानी गुस्से में, हाँ कितने तक पहुंचे तुम समर? समर भी झूठ बोलने लगा। जी वो मैडम, जी हम बस न्यू दिल्ली के लिए निकले हुए हैं 2 घंटे से पहले, बस पहुंचने ही वाले हैं। और समर की ये बात सुनकर धानी ने चौंकते हुए कहा, हैं? कहाँ? न्यू दिल्ली? क्यों? समर ने फिर से धानी को बताते हुए कहा, मैडम जी हमें बस खबर मिली है कि रघु और रश्मि दोनों ही न्यू दिल्ली में हैं। बस इसीलिए हम उन दोनों को पकड़ने के लिए वहां जा रहे हैं, अपने 2 खुफिया एजेंट्स के साथ। एक जो कि अलग से पीछे आ रहा है और एक जो भी हमारे साथ है गाड़ी में, गाड़ी चला रहा है। धानी, हाँ हाँ ठीक है, बस बस। और उन दोनों को पकड़ना नहीं है समर, मने लाश चाहिए उन दोनों की, लाश, समझे? और इतना कहकर धानी ने समर का कॉल कट कर दिया और वहां दूसरी तरफ धानुष समर से उसकी धानी से हुई बात के बारे में पूछने लगा और कहने लगा, धानुष, क्या बात हुई सर आपकी धानी से? समर, कुछ नहीं, बस मैडम कह रही है कि उन दोनों की लाश चाहिए। और समर की ये बात सुनकर धानुष ने भी हंसते हुए रिएक्ट किया और उसे यूं हंसता हुआ देखकर समर ने उससे चिढ़ते हुए कहा, आगे देख आगे और गाड़ी चला ले, हंसे मत। और समर की इतनी डांट सुनकर धानुष चुपचाप होकर फिर से गाड़ी चलाने लग गया। मुझे तो ये कोई बड़ा मिशन ही लगता है, जैसे कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट जैसा प्लान। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं।